तो मुझे ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे तुमको निकालना ही है और ए रेडियस ही है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, इसमें से दोनों में से कोई वेरिएबल नहीं है। अब बात आती है ये साइन थीटा का, ये बड़ा अच्छा है, ये जरा ध्यान देना। तुमसे मैं पूछूं क्या यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को? भाई थोड़ा 3D इमेजिनेशन घर पे है ना, रिंग लेके बैठा करो, थोड़ा सा सॉल्व करते समय, तब थोड़ा दिमाग ज्यादा खुलेगा, एक दो बार ट्रेंड कर लोगे दिमाग को तो हो जाएगा। ये कोई बताएगा साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा? कोई मेरे को बताएगा प्लीज, क्या होगा साइन थीटा, कोई बताएगा मेरे को? नहीं नहीं नहीं, ये साइन थीटा यहाँ से निकाल, कुछ लोगों ने बोला एक्स बाई आर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो निकाला ना तुमने साइन थीटा, ये जो डीएल सेगमेंट है, फिर यहाँ से यहाँ निकाल रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू भी निकाल, इतना तक मुझे लगता है क्लियर होगा, ठीक है? डीएल यहाँ पे कांस्टेंट ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही बोला आप उसकी वैल्यू उस तरह से लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर लिखेंगे आप उसमें, ठीक है? ये सारी वैल्यू आ गई आपको, हाँ लिखेंगे, सही लिखा है तुमने, तो ये सारी वैल्यू आ गई आपको यहाँ पर, यहाँ तक आपने लिखा है। अब हम बात करते हैं ये डीएल साइन थीटा के बारे में। इसके लिए आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट पे लेना है, ये प्लेन है, ठीक है? तो ये बताओ ये साइन थीटा क्या होता है, किसके किसके बीच का एंगल होता है? साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? नहीं बहुत छोटी बात है, लेकिन साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, जब तक ये क्लियर नहीं करोगे तो नहीं होगा। साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? अरे ठीक है भाई, शुभम बिल्कुल सही है। साइन थीटा किसके किसके बीच का होता है जब लिखते हो ना? नहीं रे, अच्छा वो तो सही बताया बच्चा आपने, लेकिन मैंने क्या बोला, जब आपने वो ये लेते हो ना, वाइल्ड-सेवर्ट्स लॉ लेके जाते हो, तो जैसे ये स्ट्रेट वायर होता है, ठीक है? और स्ट्रेट वायर में आपको वाइल्ड-सेवर्ट्स लॉ लिखना होता है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला, V क्रॉस R का है ना, ये थीटा होता है, देखो अब याद करो, आपको ऐसे लेके मैंने ऐसे रिवाइज करवाया था, तो ये आर डिस्टेंस पे आप निकाल रहे थे। तो बात आती है कि ये जो साइन थीटा था, जो आप फॉर्मूला में लिखते हो, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा जो होगा वो होता है डीएल डीएल एंड डीएल एंड किसके बीच, आर के बीच का एंगल होता है। ये चीज क्यों भूल जाते हो? कब से बताया हूं मैं, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, जरा इसमें देख के बताओ मेरे को। डीएल एंड आर के बीच में कितना एंगल है, देख के बताओ। देखो यहाँ पे लिखा होगा बैक, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, बताओगे ही नहीं तुम लोग। 90 डिग्री है, बिल्कुल सही है। नहीं, लाइन थीटा नहीं होगा, ये डीएल जो है और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है भाई, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में ना भाई। देख ये वाला एक्स वाई, ये वाला अगर ऐसे प्लेन में रखे हो और यहाँ पर तुम डी आर निकाल रहे हो इस पॉइंट पे, ठीक है? तो ये जो डीएल है और आर है, ये दोनों के बीच, ये डीएल एंड आर, ये दोनों जो होंगे वो आपके परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे, क्योंकि दोनों जो है वो आपको क्या है, ये दोनों पर अलग अलग प्लेन में है। ये जो डीएल है तुम्हारा अलग प्लेन में है, ये आर तुम्हारा अलग प्लेन में है, तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है वो परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर ये जो थीटा की जो वैल्यू तुम निकालोगे, ये वाली वैल्यू, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है इनके बीच का वो होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है? डीएल एंड आर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देख लो आप जरा, मैं बार बार यही चीज रिपीट करूं क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो 3D इमेजिनेशन होता है, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ। एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? अब आपको ये घर पे थोड़ा इमेजिन करना है, बहुत मुश्किल है अभी इमेजिन करवा पाना तुम्हारे लिए, ठीक है? अब ये चीज हो गया तुम्हारे पास नो। अब हम एक बात आते हैं इसमें, पहले तो मैं तुमको लेके चलूँ आगे। डायग्राम में डीवी की जो वैल्यू है, आपको क्लियरली डायग्राम में दिखा होगा कि, आपको क्लियरली एक चीज डायग्राम में दिखा होगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा गंदा डेरिवेशन है।
थोड़ा गंदा डेरिवेशन है, थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो आपको देखा यहाँ पे, जरा ध्यान देंगे, रुको एक मिनट। अरे यार ये कौन है भाई? ये देखो, तुमको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो ऐसे निकल रही है, और तुमको दिख रहा है कि ये डीवी कॉस थीटा है। और यहाँ पर जब तुम डीवी निकालते हो, डीवी कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो तुमको थीटा दिख रहा है, यहाँ पे थीटा दिख रहा होगा, ये वाला एंगल थीटा दिख रहा होगा सर। ये ए हो गया और ये आर हो गया। व्हाट इज कॉस थीटा हियर? व्हाट इज कॉस थीटा? ए बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तुम बोलोगे ना सर यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी डीवी कॉस थीटा। देखो अगर तुम डीवी कॉस थीटा ले रहे हो तो तुमने ये वाला पार्ट भी जोड़ा और ये भी वाला पार्ट जोड़ा, तो तुमको इंटीग्रेट जो है ना हाफ सर्कल का ही करना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ बी कॉस थीटा ले रहे हो, ठीक है, डीवी कॉस थीटा ले रहे हो, तो तुमको पूरा सर्कल को इंटीग्रेट कर सकते हो। तुम समझा मैंने क्या बोला भाई? तुमने ये बताने के लिए कि वर्टिकल जो है वो मेरा कैंसिल हो गया, इसके लिए तुमने दो कंपोनेंट लिए हैं, और दो कंपोनेंट लेके फिर तुमने उसको 2 डीवी कॉस थीटा इंटीग्रेट किया है, राइट। एक चीज तो इसमें बता दूं वहां पे, अच्छा चलो खैर थोड़ी देर बाद बता दूं। ये हो गया a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपका क्यों नहीं होना चाहिए, एक्स अपॉन ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैं वो बता देता हूँ, शायद वहाँ पे साइन अल्फा होना चाहिए, क्योंकि दो जगह थीटा लिखे हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। ये जो थीटा दिया गया है इसमें वर्ड वर्ड फ्लो, यहाँ पे मैं साइन अल्फा कर देता हूँ। रुक जाओ भाई, ये चेंज कर लो थोड़ा एंगल, साइन अल्फा, ये अलग एंगल पे सोचो, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर लो, तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो फिर उस हिसाब से कॉस की वैल्यू निकालोगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको जहाँ पे लिखा हुआ ना थीटा, यहाँ अल्फा कर लो प्लीज, ये अल्फा कर लो, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर लो और कॉस थीटा वाला वैल्यू निकालो। चलो जरा आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन बड़ा मुश्किल है, तो क्लास में समझाने में दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लो, 2-3 बार समझा दूंगा, सब कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पर तुमने फिर x की वैल्यू रखी, सॉरी cos थीटा की वैल्यू रखी, और cos थीटा की जो वैल्यू है, ये लिमिट पे बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा संभाल के लो। ये डेरिवेशन थोड़ा अफलातूनी है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंसली संभालना पड़ेगा। ये देखो ये रहा cos थीटा, और आपने cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, क्योंकि जब आप इमेजिन करोगे इसको, यहाँ पर दिस इज a and this is theta, this is x and this is r is equal to रूट अंडर जो भी आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हुए। तो यहाँ से cos थीटा आप निकालोगे, इस वाले पार्ट से cos थीटा जो होगी वहां पे cos अल्फा लिख लेना, दैट इज a अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू होगी a अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपने ये वाली वैल्यू तो निकाली है। तो जब इस दोनों को सॉल्व करोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 हुआ, ये हो गया एक्स रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। तो म्यू नॉट आई डी एल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ पर थोड़ा एक एक चीज को तुमको एनालाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर आई भी कांस्टेंट है, ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि तुमको एक्स डिस्टेंस पे ही निकालना है, इसलिए ये कांस्टेंट ही है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। ये ए जो है वो तो रेडियस है तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब बचा सिर्फ डीएल, तो डीएल के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? डीएल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन लिमिट में भी थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे सुनो, अगर तुमने एक सेगमेंट लिया है, ठीक है, और यहाँ से शुरू करते हो, तो ये 0 से स्टार्ट किया तुमने, और फिर ये पूरा सर्कल लिया, तो तुमको डायरेक्टली सिर्फ तुमको डीवी कॉस थीटा, क्योंकि तुमने अभी ये निकाला ना यहाँ पर सर इस डायरेक्शन में 2 डीवी कॉस थीटा होता है। जरा ध्यान दो, 2 डीवी कॉस थीटा कब होता है? जब ये वाला भी एलिमेंट लेते हो और ये वाला भी एलिमेंट लेते हो, तब 2 डीवी कॉस थीटा होता है। तो जब तुमको अगर ये 2 डीवी कॉस थीटा अगर तुमको दिमाग में है और ये लेके चलते हो, मैं बच्चों को देखा बहुत सारे दिक्कत होते हैं, तब तुमको पाई ए ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों पाई ए इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि भाई तुमको आधी सर्कल इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना,
क्योंकि तुमने दोनों की बराबर की वैल्यू लिखी है, इसलिए आधी सर्कल को, क्योंकि तुमने पहले 2 dB cos थीटा लिख दिया है, इसलिए तुमको आधा ही सर्कल लेके करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर dB cos थीटा लिखा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, और एक ही एलिमेंट को लेके जाना चाहते हो, तो एक ही एलिमेंट को अगर लेके जाना चाहते हो तो एक एलिमेंट लो और फिर पूरा सर्कल को इंटीग्रेट करो। तो डीएल का भाई ये जो डीएल का इंटीग्रेशन है, एक सेगमेंट का ये लेंथ अगर तुमने डीएल लिया है तो 0 से तुमको इंटीग्रेशन शुरू करना है और फिर कहाँ तक जाना है 2πa, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल का ये लूप हो गया लाइक दिस, समझे? तो ये वाली वैल्यू हो गई, ये वही बता रहा था, ये सारे के सारे कांस्टेंट हो गए। आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 आपको दिख रहा होगा इंटू ए, और यहाँ पे डीएल को इंटीग्रेट कर रहा है। डीएल मतलब सर्कल का वो छोटा सा पार्ट सर्कुलर लूप का, कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 2πa तक, तो यहाँ पे वैल्यू रखा 2πa और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है बी नेट इज इक्वल टू आता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये याद रखना है, अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये बात आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस के साथ देखो, एक ही बार में ये 3D है पूरा समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, एक या दो बार में मैं तुमको समझा ही दूंगा। इसका मतलब हुआ ये तो मेरा सर्कुलर लूप हुआ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑब्वियस ही बात है, एक सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता है कि जब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसके एक्सिस पे आता है, तो एक्सिस पे आता है मतलब लाइक दिस, तो ये अलोंग द जेड एक्सिस होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, जहाँ पे ए जो है इसका रेडियस है और एक्स डिस्टेंस पे आपको निकालना है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट लिया छोटा सा, और यहाँ पर जो है ये वर्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ऐसा रैप करा, और रैप करने के बाद इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर निकाला, जरा ध्यान देंगे, इस करंट एलिमेंट के कारण इधर निकाला, पूरा एंगल कंस्ट्रक्ट किया, और एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद वैल्यू लिखी, ठीक है, और दोनों एलिमेंट के लिए वैल्यू लिखी, और वैल्यू लिखने के बाद इधर देखा हमने कि इधर जो जा रहा है और इधर जो जा रहा है, इसके दोनों एक्स कंपोनेंट मान लो इधर कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ बचा वर्टिकल कंपोनेंट जेड एक्सिस वाली, और ये जो भी वाई एक्सिस पर अगर आपको दिख रहा होगा तो वाई एक्सिस वाली वर्टिकल कंपोनेंट जो बचा। और वैसे भी आप बोलते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप के कारण ऐसे होता है, तो ये इसी डायरेक्शन में मिला है, ठीक है आपको। सो इट विल बी लाइक दिस। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कोई बात घर पे जाके एक बार इमेजिन करो, अगर आपको नहीं होता है मैं फिर से दोबारा बता दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको इमेजिन करवाना, बट इट्स ओके। चलो हम आगे चलते हैं। यार ये कौन है जिसका बार बार ऑफ हो जा रहा है? नहीं ये गलत बात है यार, ऑफ करो ये चीज। इवन यार इवन ये गलत बात है, क्या तुम बार बार परेशान कर रहे हो? तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अगर इफ नंबर ऑफ लूप्स इज n तो n से आप मल्टीप्लाई कर लो, इफ नंबर ऑफ लूप्स आर n से आप मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ लूप्स आर n, तो आप इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। अब चलो एक बात बताओ, यहाँ पे तुम लोग को समझा या नहीं समझा? प्लीज ये बताओ कि आपको ये समझा कि नहीं समझा, मेरे को जरा रिप्लाई करो। तुमको किस चीज में दिक्कत है? तुमको पहले तो मैं बता दूं, वहां जो थीटा लिखा था वहां पे अल्फा कर लेना, अल्फा 90 डिग्री होगा। क्या तुमको अल्फा में प्रॉब्लम है? क्या तुमको अल्फा में प्रॉब्लम है या तुमको थीटा में प्रॉब्लम है? किस चीज में प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा बच्चे आप लोग से पूछ लेता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, ये डेरिवेशन लंबा है, आगे आने वाला और भी इसमें कम्प्लेक्सिटी है, ज्यादातर बच्चों को समझ गया है। अब देखो प्लेन में दिक्कत हो रहा है, मैं तुमको एक ही बोलूंगा, तुम ऐसा नहीं है कि तुम ऑनलाइन में ही जाके देखो, क्लास में कैसा रहता है ना कि हम घूम घूम के ऐसे एक एक लाइन ले लेके धागे ले लेके मैं समझा देता हूँ, यहाँ ये ऐसे देखो ऐसे जा रहा है, ये 90 है या फिर जो भी है। यहाँ पे कैसा होता है कि आप भी 2D देख रहे हो, मैं 3D परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको 2D दिख रहा है, तो वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको दिख रहा होगा मेरी हैंड एक्टिविटी, लेकिन बहुत मुश्किल है वो चीज़ें डायरेक्टली पहुंचा पाना। बट मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप बेसिक टर्म को समझो, और घर पे ना एक रिंग लेके बैठो, कोई बैंगल वैंगल लेके बैठो, और फिर आप देखो कि निकालना कहाँ पे है, फिर वो छोटा सा एलिमेंट लो, फिर उसके कारण डिस्टेंस लो, फिर ऐसा ऐसा लेके रैप करो, फिर तुमको मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखेगी, फिर इधर देखो, फिर इधर रैप करो, फिर ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आर निकालो, फिर आर पे अल्फा चेक करो, फिर थीटा की वैल्यू निकालो, और फिर एक एक चीज इंटीग्रेट करके देखो कि अब तुम ये देखो कि इनिशियली जो बोला गया था कि हाँ रैप करने के बाद जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, तो एक्सिस पे कहीं भी जाओगे तुम
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग ही तुमको मिलेगा। अगर एक्स वाई प्लेन पे अगर तुम रखे हो तो क्यों मिलेगा, क्योंकि बाकी सब जगह पे भी जब सेंटर पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहा है और सिर्फ वर्टिकली बच रहा है, वो क्लियरली यहाँ पे दिखा भी है तुमको। ठीक है, ये सब चीजें क्या है ना, घर पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये बहुत मुश्किल है कि चीजें जो है डायरेक्टली आपको रिलेट करके आपको बताया जा सके। तो प्लीज आप घर पे जरूर इमेजिन करो, ठीक है। और होगा तो कल मैं कोशिश करूंगा कुछ अरेंजमेंट लेकर आने का और फिर आपको समझाऊंगा। डायरेक्शन आपको जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, तो ये रही चीजें आपको, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख गया होगा। ठीक है, डायरेक्शन कैसा है, अगर आपका एंटी क्लॉक चलता है तो थंब ऊपर, अगर आपका क्लॉकवाइज चलता है तो थंब नीचे अलोंग द एक्सिस, चाहे वो सेंटर पे हो या फिर एक्स डिस्टेंस पे कहीं भी हो। तो दिस इज समथिंग दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, फिंगर को कर्ल करके करते हैं, ये सारी चीजें। ओके ना, तो आपके पास ये वाला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आते हैं, बड़े अच्छा लगेगा आपको जब आप इस चीज को देखेंगे। At the center of magnetic field, at the center of a circular loop, the magnetic field is mu naught I upon 2 pi a। ये हमने निकाल के रखा था और हमने थंब रूल से ये बोला था कि ये जो है वर्टिकल लाइन में होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द लूप होगा। उसके बाद हमने एक्सिस पे निकाला और एक्सिस पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, वर्टिकली मिला, मतलब जो प्लेन पे रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर ही मिला, लेकिन वैल्यू आई म्यू नॉट इंटू एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये किसी पॉइंट पे हुआ जो कि एक्सिस पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दो कंडीशन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन ये बड़े ध्यान से सुनना, एक्स इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन ए, एक्स इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन ए, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो फिर तुमको क्या करना है, नाउ लुक एट हियर, आप इसको एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर लो, नाउ ये बिकम्स 0 हो जाएगा एंड तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। ये जो वैल्यू है, क्वेश्चन क्या है बच्चा कि सर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगा या, क्योंकि करंट वाईजेड प्लेन में है। यहाँ पर जो करंट, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोला आपने शुभम, यहाँ पे जो जो आपका जो लूप रखा हुआ है वो वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है, इसलिए इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, सही है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है, अब आपको ये क्वेश्चन में जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है वो कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू जो है वो a से बहुत बड़ी हो। मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा जो लूप दिख रहा है, सर्कुलर लूप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सर्कुलर लूप में ये रहा इसका रेडियस, ये रहा इसका रेडियस। अगर इस रेडियस और ये रहा डिस्टेंस x जहाँ पे तुमको निकालना है, अगर ये x बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मतलब काफी बड़ी हो जाए, मतलब सेंटर से काफी दूर हो जाए, ठीक है, तब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, जब आप इसको लेते हो यहाँ पर आप क्या करो, बड़े अच्छे से यहाँ पर ए स्क्वायर जो है आप कॉमन ले लो, आप ऐसे ले सकते हो म्यू नॉट। मैं आपको अगर ये फॉर्मूला समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैं ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, यहाँ से है ना आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पे ये वाली, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बाहर निकलेगा, ए क्यूब, ये ना भाई, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, छोटा कौन सा है इसमें, एक्स बड़ा है ना बहुत ज्यादा, तो आप इसको ऐसे ले लोगे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स, डिस्टेंस पे निकालना है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स की बाहर निकलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ बहुत बड़ा है इसलिए हो गया 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³, ये वैल्यू आपको आएगी। ये आपको दिमाग में रखना है कि फॉर अ सर्कुलर लूप if x is very larger than a, at the time the magnetic field is mu naught n I a square upon 2x³। ये आपको याद रखना पड़ता है, या फिर ये भी याद रहता है तो हो जाता है। चलिए अब हम दूसरा वाला जो केस लेके चल रहे हैं, और हम दूसरा वाला जो केस लेके चल रहे हैं उस केस में हम क्या करने वाले हैं कि अगर तुम्हारा वैल्यू सेंटर पे रहे, तो सेंटर पे रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द value of magnetic field at the what is the value of x at the center, what is the value of x at the center,
अरे यार x एट द सेंटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ये तुम्हारा सर्कुलर लूप है, तुम यहाँ पे ये इस सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस x है, तो एट द सेंटर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके देखो तुमको कितना आ रहा है। जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ni/2a। और यही तो है एट द सेंटर का, जो थोड़ा देर पहले हमने फॉर्मूला प्रूव करके दिया था, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके दिया था थोड़ी देर पहले। हाँ सर। n इंटू म्यू नॉट i/2r। ये कब से बोल रहा हूँ, जहाँ पे r है वहाँ पे a है, तो ये हो गया एट द हाँ सेंटर सर। म्यू नॉट ni/2a। तो ये वाली जो वैल्यू है, तो इसमें दो अलग अलग कंडीशन लेंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन a, at that time it becomes mu naught ni a square upon 2x cube when you are going at the center, so at the time mu naught ni upon 2a. So this is something what we are trying to define it for the magnetic field। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो आपको मैक्सिमम पता है, मैक्सिमम एट द सेंटर होगा, तो हम इसके ग्राफ पे जाते हैं। देखो ये रहा इसका ग्राफ। तो एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, at the center the magnetic field is maximum and it becomes mu naught ni upon, क्या हो गया आपका 2a। तो ये रहा इसके वेरिएशन, ये ग्राफ का आपका वेरिएशन हो गया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो गया ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो लिख लेंगे आप इसको जरा, ड्रॉ द ग्राफ प्लीज। म्यू नॉट एन बी नेट की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। आपकी इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको एक और तरीके से निकाल रहे हो। तो बी की आपकी वैल्यू पता है, आप x के टर्म में निकालना है ना मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यू हैव टू फाइंड dv by dx। इसको भी कोशिश करना घर पे, dv by dx निकालोगे तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये पूरा, ठीक है। और फिर उसका इवैल्यूएशन जो है 0 से कर लेना, फिर वहां से x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू वहां पे आएगी 0। इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 0 ये जो होता है वो मैक्सिमम होते हैं। अगर आपको ये वेरीफाई करना है ना, जैसे कॉमन सेंस से तो देख ही सकते हो यहाँ सर्कुलर लूप का सेंटर पे ही मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर फिर भी वेरीफाई करना चाहते हो, बहुत जगह यूज किया जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम निकालने के लिए। आप मैग्नेटिक फील्ड को x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो और उसको 0 से इवैल्यूएट करो, फिर आपको x की वैल्यू वहाँ पे 0 ही आएगी, और x की वैल्यू जब 0 आएगी फिर 0 पुट करोगे और आपकी वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये जो है ये b मैक्स होता है किसी सर्कुलर लूप के कारण, और ये जो होता है सेंटर पे होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो अभी तक जो हम पढ़े कंक्लूड कर लेते हैं। आज जो भी हमने पढ़ा वो पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस में पढ़ते समय सबसे बड़ा बात है कि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड प्लेन में इमेजिन करना है। ये एक टेढ़ी कीर है, ये आपका काम है कि घर पे बैंगल लेके थोड़ा इमेजिन करेंगे आप इन चीजों को। बाकी जो एंगल वैंगल का है तो वो हम निकालेंगे। तो इससे जब हमने वैल्यू निकाली नेट मैग्नेटिक फील्ड की, दो कंपोनेंट सिलेक्ट किया, इसके दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला, देखा कैंसिल हुआ है, एक ऊपर बचा वो हमेशा रहता है, उसकी वैल्यू डीवी कॉस थीटा आई, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, हमने इंटीग्रेट किया 0 से 2 पाई ए, क्योंकि हमने 0 से लेके पूरा सर्कल ले लिया था। अगर आधा आधा अगर नेट 2b cos थीटा लेना है तो आप 0 से पाई ए तक ही करेंगे। तो जब आप इंटीग्रेट करें तो आपकी वैल्यू आई म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन कितना है आपको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। ये वैल्यू आपको आई। यहाँ से आपने दो कंडीशन निकाला, व्हेन x इज ग्रेटर देन a, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन a हुआ तो आपकी वैल्यू आई म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये वैल्यू आ गई आपको। अगर आपके ने सेंटर पे निकाला तो सेंटर पे वैल्यू आई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये वही फॉर्मूला था जो हमने एकदम इनिशियल में एट द सेंटर पे डिराइव किया था, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हुई। सो दिस इज द समरी जो हम अभी किए हैं। थोड़ा सा है, इसको थोड़ा स्लो ही ले गया मैं क्योंकि थोड़ा सा रहता है B2B वाला है थोड़ा ये, ठीक है। अब आपके पास जो टॉपिक आता है ये तो आपने सॉल्व कर लिया, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आपको नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन हो है वो मैं आपको जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो ये इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तब इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। अभी के लिए आपको ये डेरिवेशन वाला पार्ट ही क्वेश्चन के तौर पे आपको यूज करना है, बट एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप घर पे जाके जरूर इमेजिन करें। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन बहुत हद तक उस पर डिपेंड करता है, तो हम सोलेनॉइड पे बात करते हैं कि सोलेनॉइड का क्या होगा। सो लाइक दिस,
पहले सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर देखो, ये रहा सोलेनॉइड, फिर हम इसका डेफिनेशन पे आते हैं। सोलेनॉइड में क्या होता है कि इंसुलेटेड जो वायर का बहुत ही क्लोज पैक, टाइटली क्लोज पैक एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये होता है जो आपको जो दिख रहा है आपको, स्प्रिंग देखो ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग आप देखो ना, पेन में स्प्रिंग यूज करते हैं, वैसे ही होता है सोलेनॉइड। बट स्प्रिंग जो होता है थोड़ा ऐसे जैसे लूज लूज दिख रहा है, वो नहीं है एक्चुअली। इसका डेरिवेशन इट इज वेरी क्लोजली स्पेस्ड, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे रैप करके बहुत क्लोजली रैप किया जाता है, जैसे आप धागे को बहुत सारा फिंगर पे बहुत रैप करते हो ना, उसी तरह से। तो सोलेनॉइड के लिए आप लिखेंगे, आप जरा लिख लो थोड़ा सा, इट इज क्लोजली स्पेस्ड हेलिकल वाइंडिंग ऑफ ए वायर ऑन ए सिलिंड्रिकल कोर। जैसे आप धागे लिए हो और धागे को अगर आप इस पर रैप कर रहे हो, तो ये हो गया कोर आपका, जो हो गया वो सिलेंड्रिकल हुआ, और ये जो वायर है, जो धागा आपको दिख रहा है वो वायर हुआ, ठीक है। वायर शुड बी इंसुलेटेड, ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जो वायर से आप सोलेनॉइड बना रहे हो वो इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रहा, तो लिख लेंगे आप इसे, इट इज द क्लोजली स्पेस्ड हेलिकल वाइंडिंग ऑफ ए वायर ऑफ ए सिलेंड्रिकल कोर। तो ये रहा सिलेंड्रिकल कोर, और इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड आप हेलिकल वायर बनाते। देखो ये यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली इतना डिस्टेंस नहीं होता है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। और अगर हम इस इंडिविजुअल वायर के बारे में बात करूं, तो ये इंडिविजुअल वायर जो होगा वो इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। अच्छा, कोई बताएगा कि इंसुलेटेड क्यों होता है? किसी के पास लॉजिक है क्या कि इंसुलेटेड क्यों होता है? एनीवन? इंसुलेटेड क्यों होता है? नहीं बता पाएगा? चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। देखो, अगर आपका क्लोजली पैक्ड वायर हो गया, ऐसा मान लो बहुत क्लोज हो गया, और ये इंसुलेटेड नहीं है, ये जो वायर है वो ऐसा ओपन वायर है, तो क्या होगा, ये जो है ना, ये अपने आप में कंडक्टर की तरह हो जाएगा। तो करंट जो है वो डायरेक्टली ऐसे फ्लो करके चला जाएगा। ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, कहाँ पे, जरा ध्यान दो, टारगेट देखो, सोलेनॉइड क्यों बनाया गया, तुमको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। कहाँ पे क्रिएट करना है? सेंटर पे क्रिएट करना है। तो सेंटर पे क्रिएट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए? तुम्हारा करंट जो है ऐसा गोल 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 गोल, मतलब ऐसा सर्कल सर्कल में घूमना चाहिए, क्योंकि जब तक सर्कल में करंट घूमेगा नहीं तब तक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्रिएट जनरेट होगा नहीं। एक बार अगर घूम रहा है किसी लूप पे, अगर एक बार घूम रहा है किसी लूप पे, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो अगर मैंने नंबर ऑफ लूप्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, उतना ज्यादा हाई स्ट्रेंथ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। तो कैसा होता है, इंसुलेटेड वायर का जब रैपिंग करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि इंसुलेटेड वायर की बेनिफिट क्या होता है कि करंट जो है एक दूसरे के थ्रू फ्लो नहीं होता है। करंट एकदम सीक्वेंस में ऐसा राउंड 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 करके फिर ऐसा लूप में मूव करेगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस आएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज जो आती है वो ये आता है कि अगर ये मान लो इंसुलेटेड नहीं होता, तो क्या होता है, ये सीधा एक कंडक्टर की तरह हो जाता, और करंट यहाँ पर ऐसा गोल गोल ना घूम के ऐसा सीधा निकल जाता। तो जब सीधा निकल जाता तो आपके सेंटर पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट जो है वो आपका तो लूप में मूव ही नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल टच कर सकते हो, टच करेगा ही, इंसुलेटेड है तो टच करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है बच्चा। ये बात तुम लोग को समझ में आई कि क्यों इंसुलेटेड होता है और क्यों हमें करना रहता है। अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो एक दूसरे पे वायर होंगे, और सारे के सारे वायर जो होंगे, मतलब कंडक्टिंग वायर एक दूसरे पे होंगे, तो ये डायरेक्टली ऐसा होगा कि करंट आएगा और सीधा बिना घूमे ऐसे निकल जाएगा, तो ये नॉर्मल वायर की तरह हो जाएगा। लेकिन कैसा है, इंसुलेटेड है तो वो इट इज इंसिस्ट टू मूव इन अ लूप, ओके, यही लिखा हुआ है, सो दैट द करंट फ्लो इन अ हेलिकल पाथ रेदर देन द सरफेस ऑफ ए सिलेंडर। अगर आपका इंसुलेटेड नहीं रहा तो सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे ट्रेवल कर जाएगा, और इंसुलेटेड इसलिए बात करते हैं क्योंकि उसको हेलिकल पाथ में मूव करेगा, क्योंकि हेलिकल पाथ में अगर हम मूव कराते हैं उसको, तो फिर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे लूप्स के थ्रू जो है वो आपके सेंटर पे क्रिएट होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वन। तो ये रहा सोलेनॉइड, दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 3D स्ट्रक्चर हुआ, आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए, this is the length of the solenoid, this is the length of the solenoid, and this is the axis of a solenoid, so this is the magnetic field। तो अब देखो, अब ये जो रखा हुआ है ऐसे सोलेनॉइड बना हुआ है, तो इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि जब करंट को आप रैप करो, जब करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रैप करोगे तो नीट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a solenoid जनरेट होगा। so this is the application। तो चलिए हम आगे आते हैं इसमें चीजों को लेकर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे समझने के लिए भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास सोलेनॉइड कैसा हुआ, अब आप इसको समझने के लिए समझो पूरा बढ़िया से समझो। मेरे पास आज इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है सर।
आपके पास है ना करंट जो है वो ऐसे लूप में मूव कर रहा है, ऐसे लूप में मूव कर रहा है ऐसा, राइट है। अब आप ऐसे मूव कर रहे हैं ना ऐसा, ठीक है। अब आपको सोलेनॉइड को समझना है, मतलब आपको इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये वाली एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप है ना इस सोलेनॉइड को ऐसे बीच से कट करो। तो कट करोगे तो ऐसा आधा पार्ट आ गया, देखो वो तुमको ऐसे दिख रहा होगा, तुमको डायग्राम ऐसे दिख रहा है, आधा पार्ट आ गया होगा, ऐसे दिख रहा है तुमको ये वाला पार्ट। भाई तुम्हारा सोलेनॉइड ऐसे है ना बहुत सारा, तो मेरे को ये एक्सिस निकालना है, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड का हाफ पार्ट कट करके निकाल देंगे। तो ये बच्चा मेरे पास सोलेनॉइड का आधा पार्ट, ये वाला पार्ट जो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो इमेजिन करो ये तुमको दिख रहा होगा, राइट है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो डॉट है और ये जो आउट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको इमेजिन करो। तुम्हारा जब लूप बना रहे थे तो तुम्हारा करंट कैसे चल रहा था, ऐसे जा रहा था और ऐसे घूम के फिर ऐसे आगे की ओर जा रहा था, जरा ध्यान देना, लाइक दिस, ये करंट ऐसे चल रहा था, राइट, ऐसे ही चल रहा था ना हेलिकल पाथ में। अब हुआ कैसा कि जब तुमने इसको कट किया, तो अब आधे वाले पार्ट पे इमेजिन करो, सुई धागा लिखा है, कभी तुमको सुई से तुमको सिलना हो तो क्या करते हो, ऐसे डालते हो ऐसे निकालते हो, राइट, फिर ऐसे डालते हो ऐसे निकालते हो। तो तुम्हारा करंट ऐसे सुई धागा की तरह ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इमेजिन करो ना। तो जरा देखो, जब तुम्हारा करंट चल रहा है, जब तुमने सुई को इनसाइड प्रेस किया, इनसाइड डाला, तो करंट इज इनसाइड, राइट है। और फिर करंट ऐसे निकला, तो बाहर की ओर करंट निकल रहा है, दैट इज आउटसाइड। जैसे सुई धागा से सिले होगे कभी, तुम देखो ऐसा सुई से जब अंदर ऐसे डाला तुमने, तो ये करंट इज इनसाइड, और फिर ऐसे निकाला आउटसाइड, फिर ऐसे डालेगा करंट इनसाइड फिर आउटसाइड, फिर करंट इनसाइड और आउटसाइड। तो ये आधा वाला पार्ट देखो, तो यहाँ पर ये वाला जो जितना सेगमेंट है, उन सब सेगमेंट पे जो फिंगर्स तुमको दिख रहे होंगे, सब सेगमेंट पे करंट ऐसे इनसाइड जा रहा होगा, राइट है। और यहाँ पे जो सेगमेंट है, यहाँ से करंट आउटसाइड आ रहा होगा, अगर आधे पार्ट को आप इमेजिन कर पा रहे हो तो। बात बताओ, तुम लोग को ये चीज समझा कि ये क्यू कैसे कट करके रखा हुआ है? तुम लोग को ये चीज समझा कि ये क्लोजली पैक करके क्यों रखा हुआ है, ऐसा किस तरह से समझा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको इसमें, समझा? हमें थोड़ा हाँ ना बोल दे यार तो थोड़ा अच्छा लगता है, तुम लोग एकदम बैठ जाते हो। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास। तो इसलिए हाफ पार्ट में जो ऊपर जो दिख रहा होगा आपको, सारे क्रॉस टाइप के दिख रहे होंगे, और ये जो है वो आपको सारा डॉट दिख रहा होगा। चलो हम थोड़ा सा इस पे एक मिनट। हम्म, देखो ये वाला पार्ट जो मैंने बताया, यहाँ पे सबके सब करंट इनसाइड जा रहे हैं, और यहाँ से जो करंट है वो पूरा आउटसाइड जा रहा है। ये वाला करंट ये इनसाइड, लाइक दिस, एंड दिस इज आउटसाइड। अब अपन लोग को, मेरा टारगेट क्या है, मैंने क्यों इसको ऐसे कट किया था, इसलिए कट किया था क्योंकि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकूँ, ये वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकूँ, क्योंकि मुझे ऑन द एक्सिस जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो कि डीबी इधर आ रहा है, मुझे इसके लिए निकालना है, ठीक है। अब हमारा टारगेट समझ में आ गया होगा। देखो अब हमने क्या किया, ये स्मॉल सा सेगमेंट यहाँ पे लेते हैं इसके थ्रू, ये वाला देखो, यहाँ भी नंबर, देखो अब ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, डीएन, राइट, इज इट ओके? थोड़ा इमेजिन करो, बैक आते हैं और बढ़िया से देखना। अभी तुमने क्या पढ़ा था बच्चा लोग, कि एक सर्कुलर लूप के थ्रू एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तुमने ऐसा, जस्ट पिछले वाला डेरिवेशन में, कि ये एन रहे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ आएगी, ऐसा डेराइव करके अभी जस्ट मैंने बताया ना तुम लोग को, ऐसा बताया तुम लोग को ऐसा मैंने, ये वाला पार्ट पे, हाँ या ना? तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये तुमने पढ़ा। अब इमेजिन करो, सोलेनॉइड का पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा, तो ये यहाँ पर एक ऐसा लूप जैसा तुमको दिखेगा, और इसके कारण यहाँ पे एक्सिस पे निकालनी है। तो क्या ये सेम ही नहीं है क्या, अगर तुम डेरिवेशन लिखोगे तो? अगर मैंने यहाँ पे अब ये तुम्हारे पास n नंबर ऑफ लूप्स है, तो यहाँ पे नंबर, ये वाला जो छोटा वाला सेगमेंट लोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप कितना हो जाएगा, dn, नहीं समझा? ये जो नंबर ऑफ, अरे भाई ये ऐसे हाँ छोटे सर। छोटे लूप्स को आप ऐड कर दोगे, छोटे छोटे लूप्स को ऐसे ऐड करोगे, तो क्या हुआ, पूरा लूप n बन गया आपके पास। अब मुझे क्या करना है ना, सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जब सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने बहुत छोटा सा काम किया, क्योंकि मेरे को एक्सिस पे निकालना है, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो मैंने एक छोटा सा ये सेगमेंट कंसीडर करा,
और जब ये छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करा तो ये हो जाएगा dn, और इस सेगमेंट की अगर मैं एक्सिस पे निकालूं और इस सेगमेंट को मैं 0 to l, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे को एट द एक्सिस क्या मिल जाएगा। इज इट ओके? ये समझा तुम लोग को? ये डायग्राम एटलीस्ट तो बना के रख लो। यहाँ पर आपका जो लूप्स का जो वेरिएशन है, यहाँ पर जो आपके लूप्स का जो वेरिएशन है वो अलोंग द लेंथ है, ठीक है, अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे dn, यहाँ पर आपको dn निकालना है, इसका टोटल लेंथ है l और यहाँ पर आपको निकालना है dn, ठीक है। तो फिर आपको एक इक्वेशन आएगा, मैं आपको हिंट देता हूँ और घर पे करने के लिए थोड़ा काम देता हूँ। आप यहाँ 0 to l तक आपका वेरिएशन दिख रहा है, आपको मैंने हिंट दिया, आप ऐसे देखेंगे dn इक्वल टू n dx क्यों आएगा ऐसा, वो आपको सॉल्व देखना है, और फिर आप यहाँ से निकालेंगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू म्यू नॉट n आई स्क्वायर, फिर इंटीग्रेट करने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। बट इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, काफी लंबा होता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन काफी लंबा जाएगा, आपको एक ही दिन में इतना दो लंबे लंबे मैं डेरिवेशन नहीं सिखा सकता। आप लोग का जो होमवर्क है वो ये है कि आप घर पे जाएंगे, मतलब घर पे ही हैं आप लोग, सॉरी घर पे जाएंगे नहीं, बोलने की आदत खराब हो चुकी है, मतलब आप घर पे ही हैं और घर पे ही रह के आप जो क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड के लिए मैं जरूर आपको एडवाइस करूंगा पर्सनली कि आप इस डेरिवेशन को दोबारा खुद करें, घर पे एक छोटा सा बैंगल लें, आप इमेजिन करें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना। सोलेनोइड का डेरिवेशन इस तरह से काफी लंबा और अच्छा है, ठीक है। सोलेनोइड की बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी है, तो सॉरी कल के लेक्चर में मैं आपको सोलेनोइड का डेरिवेशन बताऊंगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन क्योंकि उसकी डेरिवेशन काफी लंबी है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताया, क्योंकि दो मेन डेरिवेशन बताऊंगा तो शायद तुम्हारा दिमाग की खोली खाली हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि घर पे बैठ के, ठीक है, मैं मानता हूँ कि शायद नेटवर्क कनेक्शन का एरर होगा या कुछ भी होगा, बट एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि अभी के टाइम में इट्स ओके विद दिस, एवरीथिंग इज नल एंड कुछ भी नहीं है, तो एजुकेशन तुम्हारे साथ होना ही चाहिए जिससे कि तुम अपने आप को बेहतर बना सको। ये बहुत जरूरी है, तुम लोग इसको समझो, बेहतर यूज कर सको टाइम को। जो होमवर्क दिया उसको ट्राई कर लेना, सीट जो है शाम तक तुमको भेज दूंगा मैं, जो असाइनमेंट की सीट है वो शाम तक मैं भेज दूंगा। एक और रिक्वेस्ट है, अभी के टाइम में अगर आप एससी वर्मा बुक की जो थ्योरी पार्ट है अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा काम करके देगा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर फिजिक्स के बाकी चैप्टर से बहुत अलग है, यहाँ पे बहुत ही अलग लेवल की इमेजिनेशन चाहिए, यहाँ पे सारी जो कैलकुलेशन होता है, सारे जो पार्ट होते हैं वो सब हवा में होते हैं, और यहाँ पर मैं आपको पहले दिन ही आपको बताया था, अगर आपको